हेलो. ओके. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. क्या हाल है तुम लोग के? एग्जाम हुए कितने दिन हो गए? लास्ट एग्जाम दिए कितने दिन हो गए तुमको? 15 दिन. ओके. तो तुम्हें लगता है कि वही 15 दिन का जो तुमको ऐसा टाइम गैप मिला है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है? सफिशिएंट है कि मोर देन सफिशिएंट है? ओके. तो अभी अगले वीक से क्लास बढ़ा दे? क्या बढ़ा दूँ क्लास? कर दूँ 6 घंटे 8 घंटे? डूस. तो सर यही 1.5 2 घंटे पढ़ाते रहो ऐसा? चलो. तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा. सीए इंटर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ मैं? तो एक बार थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्कस कर लें. तुम्हारे को सीए इंटर में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6. वेरी गुड. कहने को 6 हैं, वैसे 8 है. ठीक है. 6 सिर्फ कहने के लिए है. तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को पहले से होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मैं और दे देता हूँ. बेसिकली और सी इंटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है. 2 ग्रुप्स. ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स. ग्रुप 2 कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स. टोटल 600 नंबर का पेपर रहने वाला है सी इंटर का. पास होने के लिए कितने चाहिए? फाउंडेशन में चाहिए तो 200, यहाँ पे 100 नंबर जाना चाहिए. लेकिन वहाँ पे 400 में से चाहिए था, यहाँ पे 300 में से चाहिए. कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. ग्रुप 1 में आपको 3 पेपर है. एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, as well as taxation. Then taxation paper is further bifurcated into 2 parts, direct taxes as well as indirect taxes. दोनों पोर्शन वहाँ पे 50-50 मार्क्स का रहने वाला है. ठीक. अच्छा. ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो. पेपर नंबर 4. देन पेपर नंबर 5 विल बी ऑडिटिंग एंड एथिक्स. पेपर नंबर 6 will be financial management and strategic management. Then again paper number 6 is bifurcated into 2 parts. 50 marks will be there for financial management and 50 marks will be there for strategic management. ठीक है. तो तुम लोग को ये भी पता चला होगा कि यार सी इंटर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में 30% जो क्वेश्चंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? एमसीक्यू बेस्ड. तो पेपर आपका 100 मार्क्स का है, वो 100 मार्क का पेपर फर्दर अपन 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे. 30 एंड 70. 30 मार्क्स का पेपर रहने वाला है एमसीक्यू बेस्ड. तो क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सेम लेवल का रहने वाला है जो फाउंडेशन में करके आए? आंसर इज नो. यहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा दैट विल बी केस स्टडी बेस्ड. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर क्या डिफरेंस है नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन में और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वन नीड्स टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. वन नीड्स टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है. अब जिसने भी फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा रहेगा, पहली क्लास के अंदर मैंने बच्चों को बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, है ना, फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो इससे पहले कि अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आई विल बी टीचिंग यू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एज वेल एज आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू ऑडिटिंग एंड एथिक्स. ठीक है. आपको मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एज वेल एज ऑडिटिंग एंड एथिक्स. ठीक है. विल स्टार्ट विद कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा ये. एंड जनवरी में वी विल स्टार्ट विद द ऑडिट वाला सब्जेक्ट. ठीक है. मिड जन के बाद. बात समझ में आ रही है? ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट पहले अपन समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट हमसे इस सब्जेक्ट में क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है. ठीक. आपको याद है फाउंडेशन में मैंने पहले क्लास में बताया था कि सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट से इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है पहले वो जान लो. मैंने तुमको बोला था कि सीए की पढ़ाई करोगे ना तो 2 लेवल ऑफ नॉलेज के लिए इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है. पहले है वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज और दूसरा है एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज. ठीक है. तो एज फार एज फाउंडेशन पोर्शन वाज कंसर्न, फाउंडेशन में आपको हर सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लेवल नॉलेज चाहिए था. ठीक है. जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ. अभी देखिए ये तुम्हारा पेपर है. एक बार इनिशियल पेज पे आ जाता हूँ मैं.
देखिए आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है पेपर का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रोविजंस। एक सेकेंड विशाखा, थोड़ा सा इधर हो जाए विशाखा। हाँ, टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रोविजंस एंड acquire the ability to analyze and apply the laws in practical situations। ठीक, तो ये इंटर, एक बार इसको कंपेयर करके मैं बताता हूँ तुमको फाउंडेशन से। देखो फाउंडेशन में क्या लैंग्वेज था ऑब्जेक्टिव में, ये फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, इनिशियल पेजेस। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप जनरल लीगल नॉलेज, ठीक, ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस एंड देयर फंक्शंस टू रेगुलेट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू एक्वायर द एबिलिटी टू एड्रेस, क्या था, बेसिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड इशू। तो यहाँ पे फाउंडेशन में बेसिक वर्ड यूज किया है, फिर जनरल लीगल नॉलेज वर्ड यूज किया है, इंटर में ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है। तो दैट इज द डिफरेंस। फाउंडेशन में वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज वाज एक्सपेक्टेड, एज फार एज इंटर इज कंसर्न एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इंटर में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, एडवांस अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, एफएम हो गया, कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, उन सब में एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, उन सब में एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न, पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने देखा पेपर जो है दो पार्ट्स में हमारा बाइफिकेटेड है। पहला 30 मार्क्स, दैट विल बी केस स्टडीज MCQ बेस्ड पेपर, एंड 70 मार्क का पेपर रहने वाला है फुली डिस्क्रिप्टिव। ये ओवरऑल एनालिसिस है, ओवरऑल वेटेज है पेपर का। ठीक है, ये आपको ओवरऑल वेटेज है। सर कॉर्पोरेट लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट, कॉर्पोरेट लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो फाउंडेशन के अंदर। कॉर्पोरेट लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आ चुके हो एट योर सीए फाउंडेशन लेवल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन। फिर तुम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी LLP एक्ट 2008 का इंट्रोडक्शन। तो कहने को सीए सिलेबस के अंदर, सीए करिकुलम के अंदर कॉर्पोरेट लॉ को 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया गया है। मैंने आपको बताया था फाउंडेशन पे भी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन फाउंडेशन पे, जहाँ से फाउंडेशन छोड़ा इंटर वहाँ से उठाएंगे, और जहाँ पे इंटर छोड़ेंगे फाइनल वहाँ से उठाएंगे। इज इट क्लियर? किसी को याद है कि यार कंपनीज एक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शंस थे? हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शंस वर देयर? कितने सेक्शंस थे? 470 सेक्शंस वर देयर। ठीक है, कंपनीज एक्ट में देयर आर टोटल 470 सेक्शंस। तो फाउंडेशन में आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी करा है, इंटर में आप पढ़ोगे सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 148 तक। इंटर के अंदर वी विल बी लर्निंग सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक, फिर सेक्शन 149 से लेकर के 470 तक की बातें की गई है सीए फाइनल लेवल पे। ठीक है, 149 से 470 तक बातें की गई है सीए फाइनल लेवल पे। सिमिलरली आपको फाउंडेशन का एक और लॉ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इंटर में, वो है आपका LLP एक्ट। तो LLP एक्ट भी जो तुम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा था ना, इट वाज अ मेयर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे पूरा LLP एक्ट पढ़ोगे इन डिटेल, यहाँ पे पूरा LLP एक्ट पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल, और फिर कुछ अदर लॉज हैं।
ठीक है, तो एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में मेन हेडिंग जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013, कौन से सेक्शन से लेकर के 1 से लेकर के 148 तक, ठीक। फिर रहने वाला है हमारा LLP एक्ट 2008, ठीक। और फिर पार्ट ए में एक सेपरेट चैप्टर तुमको पढ़ना है ऑन फॉरेन कंपनीज, ठीक है, सेपरेट चैप्टर पढ़ना है आपको ऑन फॉरेन कंपनीज। मुझे एक बात बताओ, क्या फॉरेन कंपनी है एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20? आंसर इज नो। पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए फॉरेन कंपनी को एक सेपरेट चैप्टर अंडर कंपनीज एक्ट गवर्न करता है और वो पूरा आपको पढ़ना रहेगा, ठीक। अच्छा, मार्किंग कैसे लेने वाला है? ये जो सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वेटेज है 50 मार्क्स का, ठीक है। LLP एक्ट जो रहने वाला है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वेटेज है 10 मार्क्स का। फॉरेन कंपनी जो रहने वाला है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वेटेज है कितना? 10 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 70 मार्क्स, ठीक। उसके बाद अदर लॉज की मैं बात करूं तो अदर लॉज में आपको 3 एक्ट्स कवर्ड है। पहला आपको कवर्ड है फेमा 1999। हाउएवर फेमा पूरा आपको नहीं है सिलेबस के अंदर, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फेमा का सिर्फ इंट्रोडक्शन गिवन है। The entire FEMA Act is not covered at CA inter level. Only an introductory part is covered. दूसरा आपको है जनरल क्लॉजेज एक्ट। फाउंडेशन में इसका रेफरेंस सुना रहेगा तुम लोगों ने, मैंने बताया था डेफिनेशन पढ़ते समय आप GCA का रेफरेंस ले सकते हो। कुछ याद है? ओके। तीसरा आपको है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स की स्पेलिंग सही कर लेना। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 3 चैप्टर 30 नंबर, तो ये है आपका 10 मार्क्स, ठीक। ये है आपका 10 मार्क्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विल आल्सो बी फॉर 10 मार्क्स, ठीक। तो वहां पे 3 चैप्टर आपको 30 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे 3 हेडिंग्स कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 से 148 तक फॉर 50 मार्क्स, देन फॉरेन कंपनी फॉर 10 मार्क्स, देन LLP एक्ट फॉर 10 मार्क्स। टोटल वेटेज 100 मार्क्स का, ठीक है। टोटल वेटेज 100 मार्क्स का। अच्छा, जब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा कि सिलेबस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स ये वाले पोर्शन को स्किप करते हैं, या मैं बोल दूंगा कि दे फोकस ऑन द 70 मार्क पोर्शन रादर देन दोस 30, ठीक। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बराबर ध्यान दें किसके ऊपर? 30 मार्क्स वाले पोर्शन के लिए एज वेल एज 70 मार्क्स पोर्शन के लिए, ठीक। तो इसके लिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 3 बुक्स अवेलेबल कराऊंगा, ठीक। मैं आपको 3 मॉड्यूल अवेलेबल कराऊंगा लॉ के बुक्स का, पार्ट ए, पार्ट बी एज वेल एज पार्ट सी। पार्ट ए एंड पार्ट बी विल कवर 70 मार्क्स पोर्शन, ठीक है। इट विल कवर 70 मार्क्स पोर्शन। पार्ट सी विल कवर 30 मार्क्स पोर्शन, ठीक है। यहां तक की कहानी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चनर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। जिसमें आपको सारे प्रोबेबल जो सेक्शंस कवर्ड है सिलेबस के अंदर उसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ मैंने ड्राफ्ट किए हैं, कुछ मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं, और कुछ इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हम लोगों ने कॉपी किए। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने लेवल पे ड्राफ्ट किए हैं,
ठीक है, कुछ की ड्राफ्टिंग चल रही है, एक सेकेंड, दूसरा आईपैड देना, आईपैड दूसरा, कुछ की ड्राफ्टिंग में कर रहा हूँ, और कुछ जो अभी मान लो कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा, लास्ट मई में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून में जो एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी मई, उसका प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। देन जो भी MTPs RTPs अभी तक इंस्टीट्यूट ने इशू किया वो सारा मैं आपको करवा दूंगा, प्लस तुम्हारे अटेम्प्ट आने से पहले जो भी MTPs RTPs इंस्टीट्यूट इशू करता है, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारा अटेम्प्ट आने से पहले अभी एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, फिर एग्ज़ाम होने वाला है मई में, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ इस तरीके से मैं आपको थॉरली प्रैक्टिस करवा दूंगा इस वाले पोर्शन का, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अभी तुम लोग प्री रिजल्ट बैच में बैठ रहे हो, तो तुम लोगों को एडवांटेज है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स जो पोस्ट रिजल्ट बैच में बैठेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि यार तुम्हारे अटेम्प्ट से पहले 2 बार एग्जाम होने वाला है, एक तो है जनवरी 25 और एक है मई 25, ठीक है, जनवरी 25 एंड मई 25। वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट टू गेट अ सिलेबस कंप्लीटेड बाय दिसंबर एंड। ये चाहिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, नहीं चलेगा। वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट टू कंप्लीट अ सिलेबस बाय दिसंबर एंड। क्यों सर, ऐसा क्यों? दिसंबर तक वैसे भी नॉर्मली सिलेबस हो ही जाता है, ठीक है, 3 महीना जो है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड इज मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट द लॉ पोर्शन। तो यहाँ पे वी विल मेक यू अटेम्प्ट दिस पेपर, ठीक है, आपको पेपर में अटेम्प्ट करवाऊंगा अलॉन्ग विद इसका 2 MTP। तो कितने एग्जाम करवा दिए मैंने? 3, ठीक। फिर मैं आपको ये पेपर भी अटेम्प्ट करवाऊंगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करवाऊंगा? जैसे मान लो कि आज एग्जाम है 2 से 5, कल यही पेपर मैं आपको सेंटर पे कंडक्ट करवाऊंगा 9 से 12 के बीच में या 10 से 1 के बीच में, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, किसके लिए? मई 25 के लिए। तो 3 एग्जाम ये हो गए, 3 एग्जाम ये हो गए, कम से कम 6 एग्जाम्स तो आप दे ही दोगे, ठीक। इसके अलावा और किसी को एडिशनल एग्जाम्स देना है तो दे सकता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, जितना जब और जो भी पढ़ा करके भेज रहा हूँ यहाँ से, आपको सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करना है, उसी दिन जा करके रिवाइज कर लेना है, बिकॉज सिलेबस इज ह्यूज एज कम्पेयर टू CA फाउंडेशन, एंड स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स स्पेशली इन लॉ एज वेल एज इन ऑडिट, ठीक। आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं होगा अगर आप यहाँ पे बताए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करते हो, ठीक। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के भेजूंगा, आपको क्या करना है, घर पे जा करके बहुत अच्छे से सेम डे रिवाइज करना है। आप बस ये रूल बना लो, सी इंटर का पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम सेम डे जा करके रिविजन करते हो। सी इंटर का पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगा अगर तुम सेम डे जा करके रिविजन नहीं करते हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, फाउंडेशन लेवल पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था टेस्टिंग पे, ये सुनो, ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था टेस्टिंग पे। तो फाउंडेशन पे जितना टेस्टिंग लिया था ना, इंटर पे मैं बोलता मानता हूँ कि उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, सो एज टू इंश्योर कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमारा स्टूडेंट क्या हो, 400% श्योर हो, ठीक है। अगर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट के फैकल्टी का क्लास पहले स्टार्ट हो गया लॉ से, तो उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दिया होगा दैट एनी हाउ वी विल बी कंप्लीटिंग अ सिलेबस बाय मार्च एंड, ठीक है। या सिलेबस फॉर सी इंटर बोथ ग्रुप्स विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च एंड। हाँ, एक आध सब्जेक्ट की कोई थोड़ी बहुत पेंडेंसी रहती है 10-15 दिन का, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब मिड अप्रैल, एनी हाउ मिड अप्रैल के बाद आपका सिलेबस नहीं जाएगा। तो मिड अप्रैल से भी अगर मैं काउंट करूँ तो यू हैव मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4-4.5 महीना है। 4-4.5 महीने में क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ टेस्टिंग, रिविजन इफ रिक्वायर्ड। वैसे आप एक बार भी अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक बैचेस की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। जब रेगुलर क्लास हो रहा है, रेगुलर क्लास आप अच्छे से अटेंड करो, रेगुलर क्लास के टाइम पे आप ठीक से पढ़ो। ठीक से पढ़ना मतलब जो भी क्लासेस हो रहा है वो सेम डे जाकर के रिवाइज करना है, क्लियर है। जब तक तुम्हारे क्लास का लेंथ नहीं बढ़ता है, मतलब मान लो अभी 2-2.5 घंटे ही आपकी क्लास हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है 8 से 10 घंटे क्लास है, तो एक रूल बना लो भाई, 8 घंटे अगर मेरी कोचिंग पे क्लास हो रही है तो 3 घंटे तो मुझे सेल्फ स्टडी करना ही है। 10 घंटे अगर मेरी क्लास हो रही है कोचिंग पे तो 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। पर अगर यही कोचिंग पे क्लास मेरा 6 घंटे ही हो रहा है तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना? 4 से 5 घंटे, ठीक है। मैं सिर्फ
आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है पढ़ाई को लेकर के। एक दिन के अंदर कम से कम 12 से 14 घंटे, दैट विल इंक्लूड योर क्लास ऑल्सो, दैट विल इंक्लूड योर क्लास। अब तुम समझो 8 घंटे का क्लास हुआ तो स्टिल तुम्हारे पास 4-5 घंटे बचने चाहिए किसके लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। क्लास अगर 10 घंटे का है तो स्टिल तुम्हारे पास 2 से 3 घंटे बचने चाहिए। बिना सेल्फ स्टडी किए तो किसी भी दिन सोना ही नहीं है। और सर किसी दिन अगर क्लास की छुट्टी है तो उस दिन तो फिर सुबह से ऐसा बैठ जाओ और शाम तक सिर्फ पढ़ते रहो, ठीक है? सुबह से बैठ करके शाम तक सिर्फ पढ़ते ही रहना है। तो फिर तुम लोगों का 400% कंफर्मेशन है कि यू विल बी गोइंग इनटू द फाइनल्स बाय अक्टूबर एंड 2025। अदरवाइज फिर वही है, सितंबर में एग्जाम देंगे, फिर जनवरी देंगे, फिर मई देंगे, फिर सितंबर देंगे। सीए की पढ़ाई इंटर लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है? सीए प्रोफेशन का जो फील है आपको इंटर लेवल पे पढ़ के आएगा। तुमको लगेगा कि और आज मैंने कोई प्रोडक्टिव चीज़ पढ़ी है, आज मैंने कोई रिलेवेंट चीज़ पढ़ी है, आज मैंने ऐसी चीज़ पढ़ी है जिसमें मुझे दिमाग चलाने की ज़रूरत है। ऐसा आपके साथ नहीं होता था फाउंडेशन के अंदर? फाउंडेशन में आप बढ़िया बैग उठाए, क्लास अटेंड किया, घर पे जा करके बैग फेंका, थोड़ा बहुत पढ़ा, काम चल जाता है फाउंडेशन पे। बट दैट विल नॉट बी द केस विथ सीए इंटर। You need to get yourself actively involved towards studies for at least 12 to 14 hours per day। तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, ठीक है? हो सकता है दोनों ग्रुप पास हो जाए, दोनों ग्रुप तो फिर आराम से पास हो सकते हो सकता है कि आप ऑल इंडिया रैंक और ये सब भी स्कोर कर जाओ। इज इट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार इसको कॉपी कर लो तुम लोग, एक बार यहाँ तक कॉपी करो। और लॉ के लिए ना देखो एक अलग से नोटबुक भी मेंटेन करके रखना। नोटबुक का नाम रखना कॉन्सेप्ट बुक। अगर मैं क्लास में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर वो कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ तो आप भी क्या करोगे? सेम टाइम पे लिखते हुए चलोगे। इज इट क्लियर? प्लीज मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ ऑल्सो। चलो आगे। क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेलिंग करना है तो ये जो दो एक्ट हैं आपको, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इनको अपन बोलते हैं इंटरप्रिटेशन लॉज या लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज से डील करता है, तो इनको अपन इंटरप्रिटेशन लॉज भी बोल सकते हैं या लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को हम कंबाइनली लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं। फिर जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है आपको, अच्छा सॉरी, फिर जो फेमा एक्ट है आपको, फेमा एक्ट
या FEMA law is one of a kind of economic law. It is one of a kind of economic law. So basically our syllabus is bifurcated into 3 types of laws: corporate laws, then economic laws, as well as law of interpretation. लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में आपको 2 चैप्टर्स कवर्ड है, दोनों चैप्टर्स कवर्ड है, जनरल क्लॉजेज एक्ट एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है. अच्छा, पहले की 1 से 2 क्लासेस, तो मान लो आज की क्लास और अच्छी बात हो सकता है नेक्स्ट क्लास, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस सब्जेक्ट का बेस प्रिपेयर करेंगे. देन ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम द 3rd क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सिलेबस. ठीक है सर, स्टार्ट करें. चलो, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि सर ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ. ऑल्दो तुम लोग फाउंडेशन में पढ़ के आए हो डिटेल में, मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ. लॉ का क्या मतलब होता है सर? रूल्स एंड रेगुलेशंस. हाँ, आगे इम्पोज्ड बाय लेजिस्लेचर अथॉरिटी. लेजिस्लेचर अथॉरिटी का मतलब क्या बताया था? लॉ मेकिंग अथॉरिटी. ठीक है, तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो आप लोगों को अभी तक जितना नॉलेज है लॉ के बारे में आपने पढ़ के आए हैं फाउंडेशन पे, दैट लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर. पर्पस क्या होता है? टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्सन्स. ठीक है, अब अपन इंटर में आ गए ना, तो थोड़ा सा रिफाइंड डेफिनेशन पढ़ते हैं. ठीक है, अब इंटर के स्टूडेंट को ना एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर क्या ये जो टर्म है लॉ, वेदर इट इज डिफाइंड एनीवेयर. क्या लॉ का भी कोई डेफिनेशन है? आंसर इज यस. ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन ऑफ लॉ. डेफिनेशन ऑफ लॉ. तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि लॉ डिफाइंड कहाँ है? द टर्म लॉ is defined under Article 13. Term law is defined under Article 13(3) of Constitution of India. Article 13 of Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री, है ना. एंड ऑल द पर्सन्स इन आवर कंट्री, अब ऑल द पर्सन मैंने बोला, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, we all derive our powers, we all derive our rights from the Constitution of India, है ना. इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन है डेफिनेशन ऑफ लॉ. वहां पे क्या बोला है देखिए, इट मीन्स all laws that can affect the legal rights, all laws that can affect the legal rights of a citizen, legal rights of citizen. ठीक है, और लॉज दैट कैन अफेक्ट दी लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन. देखो ये जो टर्म है ना लॉ, ये अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है. इट कैन इंक्लूड सो मेनी थिंग्स अंडर इट. तुम क्लास के अंदर, अभी तुमको आज का शेड्यूल आया था, ठीक है, क्लास का टाइमिंग आया था, वो टाइमिंग पे तुम क्लास में आए, तुमको इंस्ट्रक्ट किया गया कि बेस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर बैठना है. तुम
उस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर चुपचाप बैठ करके मेरी बातें सुन रहे हो, ये भी तो लॉ है। मैंने बोला क्लास ख़त्म होने के बाद अपने घर चले जाना है, ये भी तो लॉ है। मैंने बोला क्लास में पढ़ाते समय तुमको कोई भी हुड़दंग नहीं मचाना है, बीच में नहीं बोलना है, ये भी तो लॉ है। एक दूसरे को कुछ भला बुरा नहीं कहना है क्लास के दौरान, ये भी तो क्या है, लॉ। सुबह उठना है, रात को सोना है, 8 घंटे की क्लास करनी है, 4 घंटे पढ़ना है, इट ऑल्सो साउंड्स लाइक लॉ। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉ का मतलब क्या लेके चल रहे, ओनली सच लॉज विच कैन अफेक्ट दी लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन। कहाँ पे डेफिनेशन दिया है, आर्टिकल नंबर 13। इज इट क्लियर? फिर आगे देखिए, इट इंक्लूड्स पहला लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लॉ बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा उसको अपन क्या बोलते थे बेटा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल लॉज। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेट लॉज। पार्लियामेंट्री लॉज बनता है बाय पासिंग इनटू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। कुछ याद है? स्टेट लॉज बनता है किसमें, स्टेट विधानसभा में। ठीक, सेंट्रल लॉज का एप्लीकेबिलिटी, it will be applicable to the whole of India. It will be applicable to the whole of India. State laws will be applicable only to a particular state. तो law includes any law made by the parliament or state legislature. Sir, लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ही है, ऐसा कहां लिखा है? हमने बोला कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को ही है, ऐसा कहां लिखा हुआ है? तो बेटा ऐसा लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 245। ऐसा लिखा हुआ है कहां पे, अंडर आर्टिकल नंबर 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू मेक लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स। पावर्स किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों पावर्स है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द एंटायर नेशन, स्टेट गवर्नमेंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द एंटायर स्टेट। तो भाई जब तुमने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, पावर्स देने पड़ेंगे। Thus, Article number 245 of the Constitution grants power to make laws on different subject matters. तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है लॉ बनाने का? आंसर इज यस। तो सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बना सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बना सकती है? आंसर इज नो। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स का क्या करे, मिसयूज। ठीक, कल सुबह मान लो कि गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आ जाए जिसपे गवर्नमेंट ना लोगों के हंसने पे टैक्स लगा दे कि हर एक पर्सन को क्या करना है, खुद के बेसिस पे असेस करना है, कैलकुलेट करना है कि 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में वो कितनी बार
कितने समय तक हंसा, तो जो जितनी बार जितनी समय तक हंसा उसको उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है, और अगर नहीं कराओगे तो 5 साल की सजा है। अगले दिन रोने पे टैक्स लगा दिया, ज़्यादा खाने पे टैक्स लगा दिया, ठीक। तो सब्जेक्ट मैटर भी क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जिन सब्जेक्ट मैटर्स पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, तो ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड है अंडर आर्टिकल नंबर 246। रीड along with schedule 7, ठीक है, रीड along with schedule 7। तो यहां पे क्या गिवन था, पावर टू मेक लॉज 245 में, पावर टू मेक लॉज। 246 में क्या गिवन है, सब्जेक्ट मैटर्स on which laws can be made, subject matter on which laws can be made। तो आर्टिकल नंबर 246 रीड अलॉन्ग विथ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट दिया हुआ है, शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट गिवन है। पहला है आपको यूनियन लिस्ट, दूसरा है आपको स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफाइड होंगे ऑन विच लॉज कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स डिफाइंड होंगे ऑन विच लॉज कैन बी मेड ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स होंगे ऑन विच लॉज कैन बी मेड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ एग्जाम्पल, तो यूनियन लिस्ट के आइटम्स का कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लो ओनली फॉर रेफरेंस। तो पहला है आपका डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड लॉज हमेशा कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज, रेलवेज और फॉरेन अफेयर्स, एटसेट्रा। स्टेट लिस्ट में लिखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, देन पुलिस, हेल्थ, एटसेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट का कुछ एग्जाम्पल लिख लो, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एटसेट्रा। तो कोई तुमसे पूछे लॉ का डेफिनेशन, तो लॉ का डेफिनेशन कहाँ गिवन है, आर्टिकल नंबर 13। तो क्या बोलता है, क्लॉज 3, ओके। क्या बोलता है, ऑल द लॉज दैट कैन अफेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इट इंक्लूड्स, पहला, इट इंक्लूड्स ऑल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल लॉज, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेट लेवल लॉज। सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल ओनली टू अ, नहीं, टू द होल ऑफ इंडिया। स्टेट लॉज विल बी एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर स्टेट। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर कहां से डिराइव होता है, तो पावर डिराइव होता है आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लॉज कैन बी मेड is provided under 246 read along with schedule 7। schedule 7 में आपको 3 लिस्ट दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है, चलो आगे। लॉ विल ऑल्सो इंक्लूड
उसी में इसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं अपन। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा ना तुमने, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इसी सीक्वेंस में। टेम्पररी लॉ, दैट इज एन ऑर्डिनेंस। लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस। अब सर ऑर्डिनेंस क्या होता है बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। हेलो, ठीक है। देन it will also include, law also include any bylaws, comma rules, comma regulations, comma notifications, comma circular, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। क्या हुआ? हाँ, ये लॉ का डेफिनेशन ही पढ़ रहे हो। इट विल इंक्लूड लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इट विल इंक्लूड एन ऑर्डिनेंस, इट विल इंक्लूड bylaws, rules, regulations, notifications, circular। क्या तुमको ऑर्डिनेंस का मतलब मालूम है? नहीं, बोलो ना। क्या तुमको बायलॉज का मतलब मालूम है? बोलो ना, बोलो। रूल्स का मतलब? नहीं। रेगुलेशंस? नहीं। नोटिफिकेशंस? नहीं। सर्कुलर? नहीं। तो पहले क्लास है, इंटर में आ गए, पहले इन सब चीज़ों को समझ लेते। क्लियर? ठीक है। अच्छा, मान लो कि भाई एक बंदा है आज़ाद, क्लास के अंदर। आज़ाद ठीक से काम करे, उसके लिए आज़ाद के सारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम करने चाहिए, हाँ या ना? मैंने बोला कि आज़ाद ठीक से पढ़ाई करे, उसके लिए आज़ाद के सारे बॉडी पार्ट्स, गुर्दा हो गया, दिल हो गया, किडनी हो गया, ठीक, आंखें हो गई, ये सब क्या होना चाहिए? ठीक से काम करना चाहिए। ठीक है। आज़ाद के ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे ना, तो आज़ाद ठीक से काम करेगा, हाँ या ना? सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है। ये शायद फाउंडेशन में भी था तुमको, ऑर्गन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव था ऐसा कुछ, लेजिस्लेचर था, वही तो है। तो लिखो, पहला हो गया आपको लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इन शॉर्ट बोलते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या था? जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या काम है? टू मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, टू मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। सब्जेक्ट मैटर्स कहाँ पे डिफाइंड बेटा? अंडर आर्टिकल नंबर 246, रीड along with schedule 7 of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? टू एग्जीक्यूट लॉ या टू इम्प्लीमेंट लॉज, है ना? टू इम्प्लीमेंट लॉज। एंड जुडिशरी का क्या काम होता है? टू इंटरप्रेट लॉ, लॉ का इंटरप्रिटेशन, या टू पास जजमेंट। ठीक है, टू पास
judgment as well as to maintain peace and order. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, है ना, लॉ को इंटरप्रेट करना, जजमेंट पास करना, एज वेल एज पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना. ठीक है ना. चलो आगे आगे देखो. सर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में कौन कौन होता है? तो यहाँ पे इट विल बी इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लिखते जाओ, देन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा which is also called as Council of States. ये इसके मेंबर्स हैं. देन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर and his council of prime minister and his council of ministers, जिसको कैबिनेट भी बोलते हैं अपन. है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट भी बोलते हैं ना. एंड जुडिशरी में कौन कौन आएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, एज वेल एज एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एज वेल एज एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट. चलो फिर से लॉ का डेफिनेशन क्या बोलते था? लॉ मीन्स एनी लॉ दैट लीगली बाइंड्स द citizen of India. It includes any law made by the parliament or state legislature. It will include ordinance, it will include bylaws, rules, regulations, notifications and circulars. ठीक है. फिर अपन ने क्या पढ़ा? ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है. पहला लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, देन एग्जीक्यूटिव जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा जुडिशरी. ठीक, जुडिशरी क्या करता है? लॉ का इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, एज वेल एज जुडिशरी का काम है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. यहाँ तक कोई भी दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत? तो सर आपने बोला कि लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, तो सर क्या पार्लियामेंट थ्रू आउट द ईयर काम करता है? क्या पार्लियामेंट थ्रू आउट द ईयर काम करता है? जनवरी टू दिसंबर, मंडे टू संडे. तुम लोगों ने सुना है पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं. ठीक है, तो पार्लियामेंट काम करता है इन देयर पार्लियामेंट्री सेशंस ओनली. एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है. ऐसा कुछ याद है? बजट सेशन, विंटर सेशन एंड मॉनसून सेशन. ठीक है, उसके बारे में चलो ठीक है, एक और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. यहाँ पे लिख लो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, या लिखो पार्लियामेंट्री सेशंस के ऊपर डिटेल.
पार्लियामेंट्री सेशंस। तो सबसे पहले होता है बजट सेशन। बजट सेशन ये बेसिकली चलता है आपका जनवरी एंड से लेकर के जनवरी एंड से लेकर के मई एंड तक। बजट सेशन, ठीक है। बजट सेशन के बाद है आपका मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन चलेगा जुलाई टू अगस्त। थर्ड वन इज विंटर सेशन। विंटर सेशन चलेगा आपका नवंबर से दिसंबर। तो पार्लियामेंट पूरे साल वर्किंग में नहीं रहेगा, ठीक है। अब तुम समझो इसके बीच में जो गैप है, मंथ ऑफ जून हो गया, मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर हो गया, तो ये जो गैप है ना इसको अपन बोलते हैं रिसेस। क्या बोलते हैं? रिसेस। तुम्हारे स्कूल में होता था ना, इंटरवल होता था ना भाई, उसी को तो रिसेस बोलते थे, जिसमें तुम खाना खाते थे, है ना। ये जो गैप है व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो उसको अपन रिसेस बोलते हैं, ठीक है सर। डन। अच्छा एक चीज और समझना, लॉ सेंट्रल लेवल लॉज क्या बनते हैं पार्लियामेंट में। अब मान लो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट्री सेशंस आर नॉट गोइंग ऑन, बट अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी हैज अराइज, अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी हैज अराइज एंड पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो वहां पे टेम्पररी बेसिस पे, वहां पे टेम्पररी बेसिस पे लॉ बनाया जा सकता है। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे टेम्पररी लॉ लाने का पावर है प्रेसिडेंट को, और अगर अपन स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे टेम्पररी लॉ लाने का पावर है किसको? गवर्नर ऑफ स्टेट को। मान लो विधानसभा सेशन में नहीं है एंड सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी हैज अराइजन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, लॉ लाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो सेंट्रल लेवल के लिए प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेवल के लिए गवर्नर। तो ये लोग टेम्पररी लॉ लेकर के आ सकते हैं। उस टेम्पररी लॉ को ही नाम दिया मैंने क्या? ऑर्डिनेंस। समझ में आ रहा है क्या? तो ऑर्डिनेंस बेसिकली कब आएगा? व्हेन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट विधानसभा इज नॉट इन सेशन, ठीक है सर। ऑर्डिनेंस। अच्छा ये जो पार्लियामेंट्री सेशन है ना, ये मैंने तुमको अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन बताया है, इसमें शिफ्ट हो सकता है टाइमलाइन, लेकिन एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है ना वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन cannot be of more than 6 months। 2 पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में टाइम गैप मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा मैक्सिमम? 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जैसे पार्लियामेंट सेशन में आया तो ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम टाइम लेंथ है वो कितना है? 6 मंथ्स।
ठीक है, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक का कंसेप्ट है। अभी 6 वीक्स क्या है मैं समझाता हूँ। 6 मंथ्स प्लस 6 वीक, देखो ऑर्डिनेंस लेकर के आए कौन, प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट लेकर के आए ऑर्डिनेंस। अब उनके ऑर्डिनेंस लाने के बाद पार्लियामेंट सेशन में आया, ऑर्डिनेंस लाने के बाद पार्लियामेंट केम इनटू सेशन, है ना, देन इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो जिस दिन प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, वहां से 6 हफ्ते में डिसाइड करना है कि वो ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है। अगर वो ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट हो गया, इट विल बिकम एन एक्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट क्या ऑर्डिनेंस, इफ एक्सेप्टेड इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड तो ऑर्डिनेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा, रूल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? तो आपको लॉ का मतलब क्लियर है, लॉ का मतलब दैट लीगली बाइंड्स द सिटीजन, इट इंक्लूड्स लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है, लाइक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। उनको पावर कहाँ से मिला, आर्टिकल 246 में और 245। कौन से सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बना सकते हैं, गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 246। रीड अलोंग विथ शेड्यूल 7, ठीक है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि लॉ इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। फिर आपने पढ़ा लॉ इंक्लूड्स बाई लॉज। अब बाई लॉज क्या होता है, बाई लॉज का मतलब है किसी इंस्टीट्यूशन के खुद के बनाए हुए लॉज। जैसे एग्जाम्पल समझो, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया इन द नेम ऑफ ICAI अंडर एन स्पेशल एक्ट, CA एक्ट, ठीक। ICAI के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है क्या, ICAI के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली क्या, टू रेगुलेट द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। So in order to regulate the accounting and auditing profession in India, ICAI can have their own bylaws, can have their own bylaws. इंडिया में गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया इन द नेम ऑफ सेबी फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कैपिटल मार्केट। सेबी मनी मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करता है आज भी। सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी। तो सेबी के खुद के क्या हो सकते हैं, बायलॉज। तो बायलॉज नॉर्मली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक लॉज है जो सिर्फ उनके ऊपर बाइंडिंग है या जो सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल है। CA बनने के लिए तुमको फाउंडेशन पास करना है, इंटर पास करना है, आर्टिकलशिप करना है, ट्रेनिंग करना है, फाइनल का एग्जाम क्लियर करना है, तब जाकर के तुम CA बनोगे। इट इज गिवन इन द बायलॉज। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो बायलॉज एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हो सकता है, ठीक। उसके बाद है रूल्स। तो रूल्स क्या होता है, तो तुम समझना, यहाँ पे लेजिस्लेटिव ने लॉज बनाए, उन लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और एग्जीक्यूटिव में बेसिकली आ कौन रहा है, गवर्नमेंट, है ना। तो देखो प्रोविजंस में तुमको गिवन रहता है, मैंने आपको बता रखा है पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कैसे करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस। तो प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपको गिवन होता है कहाँ पे, रूल्स में। रेगुलेशन में भी सेम चीज है, बट डिफरेंस ये है कि रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लेवल लॉज है तो सेंट्रल लेवल लॉज के रिस्पेक्ट में रूल्स बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट लेवल लॉज है तो स्टेट लेवल लॉज के रिस्पेक्ट में रूल्स बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब रेगुलेशंस कौन बनाते हैं, तो रेगुलेशंस बनाते हैं एनी डेजिग्नेटेड बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल RBI, अगर हमारे देश में RBI नहीं होता तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसके ऊपर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स डेजिग्नेट किए हैं टू आरबीआई. आरबीआई इज अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो आरबीआई कैन मेक रेगुलेशंस. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स डेजिग्नेट किए हैं सेबी को फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द कैपिटल मार्केट. दस सेबी कैन मेक रेगुलेशंस. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया इन द नेम ऑफ ट्राई, TRAI. तो ट्राई कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशंस. मेरी बात समझ में नहीं क्या? तो रेगुलेशंस कौन बनाता है? डेजिग्नेटेड बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक आरबीआई, लाइक सेबी, लाइक ट्राई, लाइक NHAI. NHAI सुना होगा तुम लोगों ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. They are responsible for developing and maintaining the national highways. So they can have their own regulation. तो ऐसे जितने भी designated bodies हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऐसे जितने भी designated bodies हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो क्या कर सकते हैं? रेगुलेशंस बना सकते हैं. तो आपको दो चीज़ें क्लियर है. पहला क्या? देखो, लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर तुमको क्लियर है, ऑर्डिनेंस तुमको क्लियर है, बायलॉज तुमको क्लियर है, रूल्स तुमको क्लियर है, रेगुलेशंस तुमको क्लियर है. ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस में प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही दिया रहता है. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि रूल्स बनाता है गवर्नमेंट और रेगुलेशंस बनाता है डेजिग्नेटेड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट. अब एक नया टर्म आता है यहाँ पे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नोटिफिकेशंस एज वेल एज सर्कुलर्स. ठीक है, तो अपन देखते हैं नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या डिफरेंस होता है. लिखो नेक्स्ट, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर. नोटिफिकेशन तुम लोगों ने कंसेप्ट सुना है क्या पहले? नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन वर्ड तो सुना ही रहेगा ना. क्या होता है? फेसबुक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन. ये हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं. देखो पहले थोड़ा बहुत लिखते हैं फिर समझेंगे. नोटिफिकेशन और दूसरा है सर्कुलर. है ना, राइट डाउन नोटिफिकेशन के लिए. अब नोटिफिकेशन, a notification refers to, a notification refers to public notification it refers to a public notification which let the people know, which let the people know about the laws, which let the people know about the laws which are being enacted, and how they are going to affect the public. ठीक है, तो नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट बताती है कि कौन सा लॉज किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर लाइफ. ठीक है. अच्छा एक चीज और, नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल. लिखो, नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल notification is applicable on both general public, it is applicable on both general public as well as public authority. It is applicable on both पहला general public as well as public authority. अब लिखो सर्कुलर के लिए, सर्कुलर इज एन internal document
circular is an internal document which provides clarity about any provisions of law. मान लो कि कोई प्रोविजन एम्बिगियस नेचर का है, वेग है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्लैरिटी दे सकता है बाय वे ऑफ सर्कुलर. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट लिखिए. सर्कुलर्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन specific members of parliament or assembly. Specific members of parliament or assembly. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या बता रही है, कौन सा लॉज किन के ऊपर कैसे एप्लीकेबल है. सर्कुलर बेसिकली इशू होता है किसके लिए? टू ब्रिंग क्लैरिटी इन दी प्रोविजंस. कई बार होता है कि भाई प्रोविजन, एक लॉ में प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया है लेकिन उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं. आपको मैं पढ़ रहा हूँ एक जगह पे ऑडिट ऑफ कंपनीज में, एक चैप्टर आएगा आपको कंपनी लॉ में, ऑडिट ऑफ कंपनीज में आपको गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट से रिलेटेड में एक प्रोविजन पढ़ाऊंगा कि जब वो प्रोविजन एक्चुअली में आया था इट क्रिएटेड सो मच कंफ्यूजन अमंग्स दी प्रोफेशनल्स. फिर उसके बाद एक सर्कुलर आया और सर्कुलर में क्लैरिटी दिया गया किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू दी इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन. क्योंकि जब भी कोई लॉ बनता है कोई भी, या लॉ लिखा जाता है विद सर्टेन इंटेंशन, विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन, तो वो इंटेंशन क्लैरिफाई होता है थ्रू सर्कुलर. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो लॉ का डेफिनेशन आपको क्लियर है? लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है किसमें? आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, डेफिनेशन मतलब लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. दूसरा टेम्पररी लॉ और टेम्पररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस. फिर बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर. क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आगे हम डिस्कस करते हैं हाउ लॉज आर मेड. हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया. वो आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 होगा ना इंस्टेड ऑफ क्लॉज. ठीक है, क्लॉज आप कहाँ पे यूज करते हो? ओनली विद दी डेफिनेशंस गिवन अंडर. ठीक है, देखिए हाउ लॉज आर मेड. तो सबसे पहले लॉ बनाएगा कौन? लॉ बनाएगा कौन? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 245. ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी फाउंडेशन पढ़ के आए हो. सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होता है, जिस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनना है. फिर एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा. कमेटी ऑफ एक्सपर्ट में कौन से लोग होंगे? वो लोग जिनको उस सब्जेक्ट मैटर का थॉरो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या उसी फील्ड में काम कर रहे हैं. वो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट क्या करेंगे? एक ड्राफ्ट बनाएंगे. ठीक है, ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो क्या कहलाएगा? बिल. ठीक है, पहले उसको पेश किया जाएगा लोकसभा में. इफ इट गेट्स द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, तो फिर उसको पेश किया जाएगा किसमें? राज्यसभा में. राज्यसभा में भी इफ इट गेट्स दी कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी,
ठीक, देन इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दे दिया तो दैट बिल विल बिकम एक्ट। पहले ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट के बाद वो बिल बना और बिल के बाद वो एक्ट बना। ठीक है, अब एक्ट के रेफरेंस में दो डेट हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है इनेक्टमेंट डेट और एक होता है कमेंसमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट का मतलब क्या था, जिस डेट को प्रेसिडेंट ने साइन किया। कमेंसमेंट डेट क्या था, जिस डेट से वो एक्ट एनफोर्समेंट में आया। समझ में आ रहा है क्या? इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट दोनों अलग अलग हो सकता है। इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट दे बोथ कैन बी डिफरेंट। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं आपको? ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट ए ऑफ द सिलेबस, दैट इज कॉर्पोरेट लॉस। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक। आज मैंने आपको सब्जेक्ट को ओवरव्यू दिया और मैंने कुछ बेसिक, ठीक है, चीज़ें डिस्कस करी लॉ के बारे में। आज जो भी डिस्कशन किया उसका हमारे सिलेबस से, सब्जेक्ट के सिलेबस से कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। ठीक है, पहले के 2-3 क्लास में हम लोग सिर्फ बेस प्रिपेयर करेंगे सब्जेक्ट का, देन वी विल स्विच ऑन टू दी सिलेबस। इज इट क्लियर? अच्छा, कंपनीज एक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया है? तुम लोग फाउंडेशन में पढ़ करके आए हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ करके आए हो? कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री इंडिया में। तो कंपनीज एक्ट इंडिया में सबसे पहले कब आया था? इंडिया में कंपनीज एक्ट कुछ ऐसा याद है? 1850 में आया था, ब्रॉड बाय द ब्रिटिशर्स इन द नेम ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। फिर फर्दर मॉडिफाइड है 1856, नहीं 1856 नहीं था, 1857 था शायद। फिर आया 1866 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। फिर 1883, कुछ याद है ऐसा? फिर 1913, फिर 1956, फिर 2013। अच्छा, एक चीज़ और, फाउंडेशन में जो तुमको सब्जेक्ट था ना, दैट सब्जेक्ट वाज इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट 2013। और इंटर में जो तुमको सब्जेक्ट है ना, वो है कंपनी लॉ। तो इज देयर एनी डिफरेंस? फाउंडेशन में आपको कंपनीज एक्ट 2013 था, इंटर में आपको कंपनी लॉ है फ्रॉम सेक्शन 1 to 148। तो इज देयर एनी डिफरेंस? पहले समझना पड़ेगा ना, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। अगर सिर्फ एक्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोविजंस पढ़ना है, और अगर लॉ की बात कर रहे हैं तो आपको प्रोविजंस भी पढ़ना है प्लस रूल्स भी पढ़ना है प्लस रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं, तब जाकर ये बनता है वो लॉ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो तुम लोगों ने सुना रहेगा ना कि लिस्टिंग के बेसिस पे कंपनी दो टाइप का हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ लिस्टेड कंपनी और इट कैन बी अ unlisted company. Listed company means a company which got its securities listed on any of the recognized stock exchange. ये पढ़ के आए हो? तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर देखो क्या क्या एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्लस rules made by CG plus regulations made by SEBI. Rules made by CG and regulations made by SEBI. अगर अनलिस्टेड कंपनी की मैं बात करूं तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्लस रूल्स मेड बाय सीजी।
अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर सेबी रेगुलेशंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो इंस्टेड ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वी नीड टू कीप आवर फोकस ऑन प्रोविजंस अलोंग विथ रूल्स अलोंग विथ रेगुलेशंस इफ एप्लीकेबल इन द सिलेबस, है ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप डिफरेंस क्लियरली बता सकते हो। लॉ इज अ वाइडर टर्म, it include rules and regulations also, and act is a part of law. Act is a part of law. Is it clear? फाउंडेशन में पढ़ा था एक्ट, अभी अपन पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। कॉर्पोरेट लॉज पढ़ रहे हो ना, तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कंपनी। इज इट क्लियर? तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, rest we will continue in our next lecture. Till then, bye bye, take care.